क्या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं? तो जो आज हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन करके आता है। रेलवे की एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं, जो काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं होता है, फिर भी बच्चे थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन के कारण से इस टॉपिक के क्वेश्चन को वो छोड़ देते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक पर एक अच्छा लेक्चर सुनेंगे और आप लोग कुछ सीख करके आज जाएंगे। मैं शंभुनाथ चौबे, मैं आप लोग को आज इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे एक मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और कैसे ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव कर रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या फिर कैसे हम लोग करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक मटेरियल्स है, तो मटेरियल्स जो बना होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। और आप लोग जानते हैं कि एटम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। चलिए एक हम एटम्स के बारे में बात करते हैं। मान चलिए कि ये एक एटम है, तो इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है वो प्रोटॉन और साथ साथ में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ये जो है आपका इसके आउटर सेल में या फिर बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कि कैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। और अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो माइनस चार्ज लगा हुआ है इसको प्लस में कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम E लिखेंगे और प्लस का साइन डाल देंगे तो ये प्रोटॉन हो जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस साइन है और ये E लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से ही किसी भी मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। देखते हैं, तो ये मान चलिए कि ये आप लोग जानते होंगे कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं क्या कि प्लस प्लस चार्ज जो होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है। प्लस माइनस चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आप ये बतलाइए कि प्रोटॉन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में यहाँ पर एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, विकर्षण करता है। तो क्या यहाँ से प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपेल करके न्यूक्लियस से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब क्या होता है, इसके बीच में वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फोर्स काम करता है जिसे न्यूक्लियस फोर्स कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे, अगर कोई पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियस फोर्स है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड का या फिर यूनिवर्स का सबसे अगर पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो न्यूक्लियस फोर्स है, जबकि सबसे वीकेस्ट फोर्स की बात किया जाए वो ग्रेविटेशन है। हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे आगे अगले क्लास में, या फिर जब भी मौका मिले मैं ये वीडियो के थ्रू आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं, अब क्या है कि यहाँ पर भी प्लस चार्ज है, तो क्या करता है, न्यूक्लियस में एक फोर्स लगता है जिसको कहा, न्यूक्लियस में एक फोर्स लगता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन अवेलेबल रहता है। अब देखिए
इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप लोग केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का कोशिश करता है। ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑर्बिट में घूमेगा, अपने कक्ष में घूमते रहता है, अपने कक्ष में क्या करते रहता है, घूमते रहता है। अब यहां से मान चलिए कि कोई एनर्जी दिए। अब आप जानते हैं क्या कि प्रोटॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस से जैसे दूरी बढ़ती है अट्रैक्टिव फोर्स कम काम करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से वीक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। या एक चीज और देखते हैं, जैसे ये मान चलिए कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा होगा। अब अगर बात किया जाए कि न्यूक्लियस से ये वाला इलेक्ट्रॉन पर इसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम फोर्स लगेगा, तो अब क्या किया जाए कि अगर इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर अगर कोई एनर्जी दिया जाए, इस इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये जंप मारकर फ्री हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से ही ये जो देख रहे हैं आप, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण से किसी भी मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। चलिए देखते हैं, न्यूट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज और प्रोटॉन का खोज किसने किया था? आप अपने खुद से इसको आंसर कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज एवं न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, अब आपको समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करता है। तो अब मान चलिए कि ये एक मटेरियल्स है, ये एक मटेरियल है और इसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे एटम से मिलकर के क्या बना हुआ है, एक मटेरियल से बना हुआ है। मान चलिए कि ये क्या है, वायर है। वायर के अंदर बहुत सारे एटम पाए जाएंगे और ये एटम्स जो होंगे इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एक मान चलिए कि ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अब इसको अगर क्या किया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए एक सेल से, तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक हम लोग देखेंगे थंबनेल से, देखिए इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे ये जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे एक रैंडम मोशन करते हुए एक अचानक से कोई एक वोल्टेज देने के कारण से, उसमें बैटरी से कनेक्ट करने के कारण से सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित पाथ पर मूव करने लगते हैं। देखिए ये फिगर जो है, ये अगर इसी को क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, इसी को अगर कनेक्ट कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी, इसी मटेरियल्स को अगर क्या कर दिया जाए, जो अभी रैंडम मोशन कर रहे हैं, वो अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे और ये इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है। अब मान चलिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाला Q है। अब जो ये चार्ज जो होगा किस ओर जाएगा, हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की ओर, ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे मूव करेगा। सो मान चलिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से कोई यहाँ से चार्ज निकला Q, तो आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसके तरफ जाएगा, निगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, निगेटिव चार्ज की ओर जाएगा।
ये निगेटिव चार्ज वाले बॉडी की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है कैसा, निगेटिव चार्ज वाला, तो निगेटिव चार्ज वाला किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगा, ये डायरेक्शन जो हो जाएगा किधर की ओर हो जाएगा, ये डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। ये डायरेक्शन जो होगा किस साइड ओर होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या कर रहा है, चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगा वो डायरेक्शन में फ्लो होगा। किधर फ्लो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि कंडक्टर किसे कहा जाता है, इंसुलेटर किसे कहा जाता है और सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप क्या बतला सकते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अब देखते हैं, बोलता है कि वैसा मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो, उसको क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और इंसुलेटर किसे कहेंगे, इंसुलेटर किसे कहेंगे, वैसा मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर पाए जाते उसे क्या कहा जाता है, उसे इंसुलेटर कहा जाता है। और जो दोनों के जैसा बिहेव करेगा उसको क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। या फिर हम अगर बात करें, आप लोग 8 क्लास में गुरुजी पढ़ाए होंगे कि कंडक्टर किसे कहा जाता है, इंसुलेटर किसे कहा जाता है। तो आप लोग बोलते हैं कि वैसा मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसे कंडक्टर कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, और जो दोनों का प्रॉपर्टी रहता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर बोला जाए कि कंडक्टर किसे कहा जाता है, तो वैसा मटेरियल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है, उसी को क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। और सेमीकंडक्टर किसे कहा जाता है, जो दोनों का प्रॉपर्टी रखता हो। तो अब आप अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम्पल क्या होगा कंडक्टर का, इंसुलेटर का, तो कंडक्टर का एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, चांदी होता है। जबकि बैड कंडक्टर की बात किया जाए तो क्या होता है, बैड कंडक्टर की बात किया जाए तो आप देखे होंगे कि ग्लव्स रबड़ का जो होता है, इलेक्ट्रिशियन जो आप देखते होंगे घर में कि अगर वर्क करते हैं तो वो ग्लव्स का यूज करते हैं। ग्लव्स का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो रबड़ का बना होता है। और रबड़ जो होता है वो क्या चीज का, वो जो होता है इंसुलेटर के जैसा काम करता है। इसलिए लोग शॉक से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए रबड़ का ग्लव्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग। तो इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा वुड, ठीक है, रबड़ हो जाएगा। और कंडक्टर का एग्जाम्पल तो आप लोग जान रहे हैं, जितने भी क्या है मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, मरकरी है, ठीक है। गैलियम और सीजियम भी ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको लोग के लिए, वैसा नॉन मेटल का नाम बतलाइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कमेंट करके इस सेक्शन में आप भेजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है। तो अभी आप लोग देखिए कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, करंट कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से इसका एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, I इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब कि चार्ज के फ्लो की दर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो क्या निकल करके आता है, तो ये जो है एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट ने खोज किया था, इसलिए इसका एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, ठीक है। या फिर अगर एक
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। तो अगर हम मान चलिए कि 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करना चाहते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ए से डिनोट किया जाता है। तो 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम्ब चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 एम्पियर कहेंगे। देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। तो क्या कह सकते हैं कि एम्पियर का, एक एम्पियर को हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब बाई क्या? कूलम्ब बाई पर सेकेंड, ठीक है ना, कूलम्ब पर सेकेंड बोल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, थोड़ा उसको सॉल्व कीजिए। चलिए, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पहला क्वेश्चन है एम्पियर, दूसरा है कूलम्ब पर सेकेंड, थर्ड वोल्टेज पर सेकेंड, वोल्टेज पर सेकेंड, 4 फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। इसका आंसर क्या निकल करके आएगा हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोग को पढ़ाए हम कि चार्ज का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो एम्पियर जो था, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है सेकंड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है? कूलम्ब पर सेकंड के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर जो निकल करके आएगा वो 4 नंबर निकल करके आएगा, यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये सब चीज एग्जामिनेशन में घुमा करके एग्जामिनर क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं? गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उन लोग रटे हुए रहते हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब और इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है? बदला भी जा सकता है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग? ये सब चीजों को धीरे धीरे करते हुए क्लियर करते जाएंगे कि कहां पर हम अपने एक एक मार्क्स का क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहां तक बात तो क्लियर हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लो, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ से भी पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? विद्युत या विभवांतर, विभवांतर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है। मान चलिए कि ये क्या है? ये मटेरियल्स है। तो यहां पर जो है यहाँ जो है एक चीज देखना चाहते हैं। मान चलिए कि एक एरिया है और यहाँ पर एक क्या है? चार्ज है। इस चार्ज को अगर हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को अगर इस एरिया में लाना है तो इसके लिए एक वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहलाता है, विभव या विभवांतर कहलाता है। इसका हिंदी होता है विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर। तो क्या होता है सो देखेंगे हम लोग। कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल को अगर इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है और इसमें लाने के लिए जितना वर्क किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। मींस कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या है? इन्फिनिटी कहने का मतलब कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कहीं भी अगर पॉइंट ले लेंगे तो वो इन्फिनिटी कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पोटेंशियल कहा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ये पोटेंशियल कहलाएगा, ये कहलाएगा पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो काम किया जाएगा इसी को पोटेंशियल कहा जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का बात किया जाए
तो ये क्या है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पर अगर कोई चार्ज क्यू है, ये चार्ज, और इस चार्ज को अगर बी पॉइंट तक लेकर के जाना है, तो इसमें जो वर्क किया जाएगा इसी को क्या कहा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। मतलब कि दो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो अब अगर पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट जो होगा P इक्वल टू, ठीक है, W बाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल का जो होता है एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट जो होगा इसका, देखिए वर्क का क्या होता है, जूल, और अभी आप लोग को बतलाए थे कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब, तो इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम्ब। या फिर आप लोग सुने होंगे कि पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है। वी से इसको डिनोट किया जाता है। कैसे डिनोट किया जाता है, वी से। एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज V, वोल्टेज। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बैटरी लिखते होंगे 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज, ये वोल्टेज, हाँ, पोटेंशियल का एक और नाम है वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्ट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाला जो होता है डिवाइसेस का नाम क्या है, वैसा यंत्र जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेजर करता है, उसको आमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आमीटर। और वोल्टेज को जो मेजर करता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। ये ऑलवेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, लेकिन आमीटर को क्या किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसे आमीटर को, कैसे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे एक ये रेलवे का सीडीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि कैसे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक, यहाँ बात समझ में आ गई, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या। अब ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है सो देखने का कोशिश करेंगे। ओम्स लॉ,